दोस्तों, मैं नितेश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रघुवंशम स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारा जो टॉपिक था वो वर्णमाला था और वर्णमाला का जो आधार और बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अब अगला वीडियो में हमने क्या कहा था कि अब हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, वर्ण के प्रकार से। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों? वर्ण के प्रकार से। जैसे आपने कल क्या सीखा था, पिछले वीडियो में क्या सीखा था आपने कि वर्ण किसे कहा जाता है, बोलिए। उसके बाद आपने सीखा था वर्ण से मिलकर क्या बना था दोस्तों, वो बना था शब्द, आपने शब्द पढ़ा था। उसके बाद शब्द से मिलकर आपका क्या बना था दोस्तों, पद बना था, पद सीखा था। उसके बाद अगला जो वाक्य था वो क्या था दोस्तों, पदबंध सीखा था। उसके बाद वाक्य क्या होते वो आपने देखा था। उसके बाद वाक्य कैसे बनते वो आपने देखा था। बोलिए, अक्षर क्या होते हैं, अक्षर को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये इसका मतलब पूरा का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने पिछले वीडियो में सीख चुके थे। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्णमाला में कि वर्णमाला क्या है, इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि वर्णमाला क्या होती है। सार्थक वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ हमने अपना जो पिछला टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने एंड किया था। तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, वर्ण को स्टार्ट करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं वर्ण की। वर्ण दोस्तों वर्ण के दो प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका टाइप है स्वर और दूसरा जो इसका टाइप है दोस्तों वो कहलाता है व्यंजन। क्या कहलाता है दोस्तों, व्यंजन। अगर हम बात करें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो वर्ण के दो भाग है, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। दोस्तों अगर हम स्वर की बात करें और व्यंजन की बात करें तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो समझिए दोस्तों स्वर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बात सुनिए, जब भी मैं स्वर को उच्चारण करता हूँ, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं वर्णमाला के अंदर जिन्हें उच्चारण जब किया जाता है तो उच्चारण करते समय कोई भी रुकावट नहीं होती है और उन्हें उच्चारण करने के लिए किसी और अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। क्या बोला दोस्तों कि ऐसे वर्ण वर्णमाला में होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिन्हें उच्चारण करने के लिए किसी और स्वर की या किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं जी, स्वर कहलाते हैं। जरा ध्यान देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, किया जाता है, जिनको उच्चारण करते समय कोई भी अवरोध या रुकावट नहीं आती है, कोई भी अवरोध या रुकावट नहीं आती है। अर्थात क्या कि इनको उच्चारण करते समय हमें किसी और अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। वो क्या कहलाते हैं, वे वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्वर कहलाते हैं। अर्थात क्या बोला हमने, अर्थात जिन्हें उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। समझिए दोस्तों, यहां पर 3 पॉइंट नॉर्मली लिखे हुए स्वर के लिए कि वे वर्ण कौन से वर्ण जी, है तो दोनों ही वर्ण, स्वर भी वर्ण है और व्यंजन भी वर्ण है, पर मैं क्या कह रहा हूं कि वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, जिनको उच्चारण करते समय कोई भी अवरोध या रुकावट नहीं होती है, और अर्थात जिन्हें उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ऐसे वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्वर कहलाते हैं। ये डेफिनेशन याद रखने लायक नहीं है, अभी जब मैं कुछ एक्सप्लेन आपको करूंगा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। इस डेफिनेशन का कोई रोल नहीं रह जाएगा आपको याद रखने का। क्यों?
क्योंकि जब आप सीख ही जाओगे इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। लिख दिया है ताकि आपको जब मैं समझाऊंगा तो इसको देख देख कर आप उससे रिलेट कर पाओगे। मैं व्यंजन की बात करता हूं दोस्तों। किसकी बात कर रहा हूं? व्यंजन की। कि व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं? तो देखिए जी, ये कौन से वर्ण थे? स्वतंत्र वर्ण। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। कैसे वर्ण होते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते बल्कि जिनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण, और यहाँ पर अन्य वर्ण उसके अलावा केवल स्वर ही होते हैं, तो उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे वर्णमाला के वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। क्या बोला? कि वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं बल्कि जिनको उच्चारण करने के लिए वर्णमाला में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, और वे अन्य वर्ण क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। क्या बोला जी? लिखते हैं यहाँ पर, देखिए, वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण। ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और यहां पर क्या था कि जिनमें आवश्यकता नहीं होती है वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब आपके सामने कुछ लिख दिया है। अब जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उस चीज को कोरिलेट करते चलिएगा। देखिए ये क्या बोल रहा है कि वर्णमाला के वे वर्ण जो कैसे होते हैं दोस्तों? स्वतंत्र होते हैं। तो चलिए, ये तो आपने बचपन से डेफिनेशन देख के आएंगे, पढ़ के आएंगे, लेकिन कभी अनुमान लगाए कैसे स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूं आपके सामने। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा ई। क्या लिखा दोस्तों? ई। एक और कोई स्वर ले लिया मैंने, ले लिया ओ। एक और स्वर ले लिया मैंने, औ। एक और स्वर ले लिया मैंने, ई। एक इधर वर्ण मैंने ले लिया, की। एक वर्ण मैंने ले लिया, खे। इधर वर्ण मैंने ले लिया, कै। देखिए दोस्तों, अब यहां से तय करना है आपको। जैसे मान लीजिए आपको ये कुछ भी नहीं पता, आपको ये कुछ भी नहीं पता है और केवल आपको ये वर्ण आपको दे दिया है और आपको पहचानना है दोस्तों कि इसमें स्वर कौन सा है और व्यंजन कौन सा है। ध्यान दीजिए मैं क्या समझा रहा हूं आपको। आपको ये कुछ भी नहीं आता है, मान लीजिए आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, लेकिन एक चीज इतना आता है कि एक स्वतंत्र होते हैं और यहीं पर व्यंजन क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर देखिए, उसी के आधार पर, केवल एक लाइन के आधार पर मैं आपको समझा सकता हूं कि कैसे स्वर और व्यंजन को पहचाना जाता है। देखिए दोस्तों, जब किसी वर्ण का उच्चारण किया जाता है और उच्चारण कितना भी लंबा कर दिया जाए लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं होता दोस्तों, इसका मतलब वो स्वतंत्र है। क्योंकि अगर कोई दूसरा उसके अंदर होता तो जब उच्चारण करते ना दोस्तों तो उसमें से दूसरा वाला अपने आप बाहर आ जाता। देखना, आप अभी देखें, प्रैक्टिकली देखिए उसको, समझे। केवल इसको याद नहीं करना है, उसको समझे कि कैसे स्वतंत्र होता है और कैसे स्वतंत्र नहीं होता है। मैंने कहा जी ई, जरा एक बार लंबा बोलिए, ई। कितना भी लंबा बोलूंगा दोस्तों, आखिर में ई कितना भी लंबा बोलूंगा हमेशा क्या दिखाई देगा आपको या क्या सुनाई देगा आपको? ई। अगर मैं ऐसी बात करूं ओ, मैं 1 घंटे तक भी अगर ओ बोलते रहूं ना दोस्तों तो ओ का ओ नहीं हो जाएगा, ओ। अगेन क्या बच रहा है? ओ ही बच रहा है। समझते जाइए, अभी जब पूरे समझ जाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा स्वतंत्र मतलब क्या और स्वतंत्र ना का मतलब क्या होता है। आओ आओ, इसका मतलब यही आएगा, आओ। ई की बात करो, ये वर्ड लिख दिया था। अब यहां पर आ जाइए दोस्तों, इसका मतलब जिन वर्णों का उच्चारण हमने किया और वे वर्ण कितना भी लंबा बोलने के बाद, कितने लंबे समय तक बोलने के बाद भी अगर वही के वही हो जाते हैं, मतलब ये स्वतंत्र होंगे, इसलिए वही का वही आ रहा है। तो ऐसे स्वतंत्र वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यहां पर आइए, मैं बोल रहा हूं दोस्तों की, जरा लंबा बोलिए, की। आखिरी में क्या आ रहा है दोस्तों? ई आ रहा है। अगर मैं खे की बात करूं, खे, और ये आखिरी में क्या आया? ए। अगर मैं कई की बात करूं, जरा लंबा बोल के देखिए, कई कई, तो ये आई आ जा रहा है।
मतलब स्टार्ट कहां से किया था? ख से। यहाँ स्टार्ट कैसे किया था? क से। और यहाँ स्टार्ट किससे किया था? क से। दोस्तों बताइए, जब आप उसका ओवरऑल आगे आप उच्चारण कर रहे हो तो आखिर में बचता क्या है? ई। स्टार्ट कहां से किया था? क से। यहाँ स्टार्ट किससे किया था? ख से। आ क्या गया? ए। यहाँ स्टार्ट किससे किया था? क से। आ क्या गया? ए। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके साथ दूसरा कोई ना कोई जुड़ा होगा, इसके साथ भी कुछ ना कुछ जुड़ा है, इसके साथ भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, और ये जो जुड़े हुए वर्ण हैं वो एक्चुअल में है क्या? स्वर। इसलिए कहा गया है, आप समझ में आया स्वतंत्र मतलब क्यों? क्योंकि जब आप इसको उच्चारण करते हो तो कितना भी लंबा उच्चारण करो उसमें और कोई वर्ण छिपा नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर वर्ण में व्यंजन की बात की जाए दोस्तों, तो जब आप उसका उच्चारण करते हो तो आपने देखा ना खुद प्रैक्टिकल करके कि कैसे स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि की को बोलने के लिए अगर आपको लगता है कि कोई मात्रा ना लगाओ, ये लीजिए क। दोस्तों उच्चारण करिए ना, क से स्टार्ट किया था, लेकिन देखिए तो आ क्या रहा है? क आया। इसका मतलब इससे भी पॉसिबल नहीं है बिना किसी स्वर के बोल पाना। मतलब ऐसे वर्ण, क्या बोला दोस्तों? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जाते, बल्कि इसको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य, क्या बोला दोस्तों? जिसको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य, ये देखिए अन्य क्या है यहाँ पर? अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। और वो अन्य वर्ण क्या है दोस्तों? यहाँ पर वो अन्य वर्ण अपना क्या है? यहाँ पर स्वर है, तो वो क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाते हैं। बात समझ में? लेकिन वहीं पर वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, जिनको उच्चारण करते समय क्या यहाँ पर ई के साथ कुछ आया? नहीं। क्या यहाँ ओ के साथ कुछ आया? नहीं। यहाँ औ के साथ कुछ आया? नहीं। इसका मतलब कोई अवरोध या रुकावट नहीं हो रहा है, अर्थात जिन्हें उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो स्वर कहलाते हैं। तो क्या ये जो लिखा हुआ है व्यंजन के बारे में बात की गई है, जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, ताकि आप ये याद मत रखिए कि किसी ने बता दिया कि स्वतंत्र होते तो क्यों होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है किसी हिंदी में जब आप सीख रहे होते हैं तो है क्यों है। ज़्यादातर 99% क्वेश्चन होते हैं व्याकरण में जिसका क्यों का आंसर होता है, एक आधा % कुछ चीज़ें एक्सेप्शन होती है, बाकी आप ध्यान रखिए क्यों होते हैं वो ज़्यादा जरूरी है आपका जानना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए वर्णमाला में हमने सब स्टार्ट किया और वर्णमाला में आज हमने दो स्वर जो व्यंजन वर्ण और स्वर और व्यंजन होते हैं उनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए हम पहले केवल और केवल स्वर को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले? केवल स्वर को पढ़ने वाले हैं। हम व्यंजन की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। व्यंजन की बात कब करेंगे? जब हम पूरा स्वर के बारे में जान लेंगे, उसके बाद व्यंजन के बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर चलिए दोस्तों बात करते हैं स्वर की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? स्वर की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही कहा था, अब नॉर्मल संक्षिप्त में लिख देता हूं आपके सामने यहां पर क्या कि वे वर्ण, कौन से वर्ण जी? वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से, वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर कहलाते हैं। देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर, ये आपके सामने कुछ लिखा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात
सबसे पहले तो इनका उच्चारण करना आपको आना चाहिए। जो मैंने आपके सामने लिखा है एक्चुअल में ये संस्कृत की वर्णमाला है। आपकी हिंदी की आदि जनी कौन है? संस्कृत है। और वहीं से आगे बढ़ते गए हैं, लुप्त किया है। यहाँ पर क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है वर्णमाला में वो स्वरों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में मूल भाषा के स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो यहीं से आप सीखने वाले हैं। ध्यान दीजिए, इस लाइन में बहुत कुछ क्वेश्चन पहले से छिपे हुए हैं। ये दिखने में एक लाइन नजर आ रही होगी स्वरों की, लेकिन यहाँ से कम एसआई के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पहले ही पूछे जा चुके हैं। ध्यान से समझे, क्योंकि स्वर में बाद में पढ़ने वाले, यहाँ से बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। सुनिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो आपको उच्चारण इनका सही आना चाहिए। ये जो दोनों के दोनों हैं, ये मूल संस्कृत में थे। ये दोनों के दोनों का अभी आगे पढ़ने वाले की क्यों रखते नहीं हैं, और किसी किसी विद्वानों ने कहा है ये भी नहीं है। अब क्यों नहीं है, कैसा नहीं है, उस चीज को देखते हैं, समझिए। देखिए यहाँ पर टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितने नजर आ रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कुछ वजह है 15 होने की। दोस्तों सबसे पहले तो इसका उच्चारण करना सीख लेते, जो लिखा हुआ उसका, उसके बाद कौन इसके अंदर रहेगा कौन नहीं रहेगा बात की बात है। देखें, अ आ ई उ री। अधिकतर लोग उसको ऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऋषि बोलते हैं। अगर ये ऋषि होता, अगर ये ऋषि है, आप बोल रहे ये ऋषि है, तो फिर ये क्या है? ऋषि सी। इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। इसका उच्चारण कैसे होता है दोस्तों? री होता है। क्या होता है? री होता है। ये जो आपके सामने लिखा है वो ररी। क्या लिखा है? ररी। और ये क्या लिखा है दोस्तों? ल। ये लिखा है री। क्या लिखा है दोस्तों? ये ली। ये लिखा है ए। क्या बोला? ये ए। और ये क्या बोला? आई। क्या बोला दोस्तों? आई। ये हुआ ओ, ये हुआ औ, ये हुआ अम, ये हुआ आहा। उच्चारण सबसे पहले आपको स्पष्ट आना चाहिए। जैसे अगर इनकी दोनों की बात करूं कि इसमें कैसे कंफ्यूजन हो जाता है आपको, ए आई। देखिए ना, एक बड़े ही रूटली बोला जा रहा है। ए सीधे बैठो, ए सीधे बैठिए ना। इसका मतलब है कि दोनों में अंतर तो है, और अगर उसको पहचानना है तो दोस्तों देखिए, ये लिखा है ए। अगर मैं यहाँ की बात करूं, इसका मतलब के में अगर ए जुड़ा है, इसका मतलब किसकी मात्रा लगेगी? ए की। अगर मैं बात करूं ऐसा अगर लिखा है तो यहां पर क्या बना होगा? के। दोस्तों इसका मतलब जब इस पर 0 मात्रा हो तब इसकी मात्रा कितनी बनती? 1। तो इसको क्या बोला जाता है? ए, मतलब के। और जब इस पर 1 मात्रा होती है, इसका मतलब अगर किसी व्यंजन वर्ण पर उसका यूज किया जाए तो इससे डबल मात्रा हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? क्या है? मतलब आई। ये है ए और ये है आई। क्या ये बात स्पष्ट है? ठीक है। तो उच्चारण सबसे पहले आएगा, क्योंकि ऐसा ही जैसे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको इतनी बड़ी वर्णमाला पढ़ रहे हैं और आपको उच्चारण भी नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने सोचा कि हम उच्चारण क्या करते हैं, तो यहां से देखिए, मैं इसको कम, बहुत ही कम समय लग रहा है बोलने। आ ई उ। समझे? ऐसे देखिए, मैं बताता हूं आपको, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। आ ई उ री ए आई ओ औ अम आहा। इसका मतलब आपने देखा होगा एक एक वर्ण में मात्रा कम समय लगा, देन अगले वर्ण में मात्रा में क्या कैसा समय लगा दोस्तों? थोड़ा अधिक समय लगता है। देखिए, कुछ विद्वानों का मानना है था कि संस्कृत से जब हम आगे बढ़े, अपभ्रंश होते हुए जैसे हिंदी में आए, तो इन दोनों शब्द कैसे हो गए जी? विलुप्त हो गए। कैसे हो गए? ये विलुप्त हो गए। मतलब संस्कृत में रहेगा और हिंदी में आके इनको विलुप्त कर दिया। री की जगह क्या लिख लिया? री। अब दोस्तों देखो यहाँ पर कितने बच रहे हैं? 11। कितने बच रहे टोटल? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सॉरी, कितने बच रहे हैं यहाँ पर? 13। किसी विद्वानों का मानना था कि अम और आहा दोनों स्वर नहीं है। अम और आहा दोनों स्वर नहीं है, तो अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो फिर कितने बचेंगे दोस्तों? 11। फिर किसी विद्वान का मानना था कि री का उच्चारण स्वर जैसा नहीं होता है दोस्तों, तो इसको भी हटा दिया जाए। तो कुछ विद्वानों का मत था कि री भी नहीं होगा। अगर री और अम आहा को भी हटा दिया जाए तो फिर कितने बच रहे दोस्तों? 2 4 6 8 10। कितने बच रहे दोस्तों? 10। अब टेंशन तो स्टूडेंट के लिए हो गया कि फिर हम क्या लगाएं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधा स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहले पूरी अच्छे से लिख लेने के बाद अब अभी समझ गए कि 10 भी आंसर दिख रहा है, 11 भी आंसर दिख रहा है और 13 भी आंसर दिख रहा है। तो देखिए, उसको फिर से सुधार लेते हैं।
ब्रैकेट में लिख दिया जा रहा है यहाँ पर, कुछ देखिए यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो कुछ विद्वानों ने आपको कहा था कि अम और हा, इसको हटा दीजिए, अभी केवल इनकी बात करिए कि सबके सब पूरे स्वर है, इसका मतलब कितने थे? 13। किसी ने इनको हटा के फिर कुल स्वरों की बात की तो उन्होंने क्या किया था? इनको इंक्लूड कर लिया, इनको बाहर कर दिया, तब भी क्या आंसर आया था? 13। ध्यान रखिए, किसी ने इनको पेयर बना लिया है, किसी ने उनको अगर लेफ्ट किया तो इनको अंदर रख लिया हिंदी के अंदर, तब भी बात घूम फिर कर क्या हो रहा है कि 13 कुल में आ ही है। बोलो हाँ है ना? किसी विद्वानों का मानना था कि साहब ये दोनों नहीं है, तो फिर कितने बच्चे थे? 11। किसी का मानना था ये भी नहीं, तो फिर कितने बच्चे थे? 10। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अगर आपको ऑप्शन में ए, बी, सी और डी आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? ए बसी, और सीधा पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल और मूल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी कुल और मूल जो सिखाऊंगा लास्ट में सिखाऊंगा, अभी यहाँ समझिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 10 भी है, 11 भी है, 13 भी है, इनमें से कोई नहीं, या 15 है। हमेशा आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 11 होगा। कौन सा होगा दोस्तों? 11 होगा, जो आपके सामने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मतलब री भी इसके अंदर इंक्लूड है। अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि ऑप्शन 10 है, 9 है, 8 है और 15 है, तब लड़ मत पड़िएगा वहां कि नहीं यहाँ तो 13 ही होगा, 11 ही होगा। अगर आपको पता है 10 भी लिखा हुआ है तो हाँ जी ऑप्शन में 10 अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि किसी विद्वान का मानना ऐसा था, 99% ये नहीं हो सकता, आएगा भी नहीं, लेकिन लड़ मत पड़ेगा कि यहाँ 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं, तो फिर क्या बचा आपके पास? 10 भी है। अगर यहाँ पर 13 आता, 9 आता, 15 आता, तब आपका ऑप्शन क्या होता? 13। लेकिन जब तीनों साथ में आते तब क्या आंसर होता आपका? 11। मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर आपके सामने। मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। कुल स्वरों की संख्या, अगर ऐसे स्पष्ट पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या और तीनों साथ में हो, वैसे तो 13, तो कुल अभी जो देख रहे हैं तो कितनी है कुल स्वरों की संख्या? 13। ओवर समझ में आया? और केवल ये कुल और मूल ना पूछ के सीधा पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, चाहे ऑप्शन में 10 भी हो, 11 भी हो, 13 भी हो, हमेशा आंसर क्या होगा? 11 होगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर इसको पूछ लिया जाए कि मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल भाषा थी कौन? संस्कृत। तो मूल भाषा में स्वरों की संख्या 13 है दोस्तों। कितनी है उसके अंदर? 13 है। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो यहाँ से आते हैं एग्जाम में, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर और क्या है, केवल एक लाइन है, उस लाइन में क्या क्या क्वेश्चन छुपे उसकी बात करें। अभी आपने देखा था अम और हा जो यहाँ लिखे हुए थे, इनके ऊपर क्या बात हुई है, इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन आए उनकी बात कर लेते। देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा है अम और यहाँ पर लिखा है आ। एक में जो ऊपर बिंदी लगी होती है उसको कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहा जाता है दोस्तों? ये भी सब सीखने वाले की, अगर इधर बिंदी लगी हो, इधर आगे लगा हो, नुक्ता किसे कहा जाएगा, फेंका हुआ व्यंजन किसे कहा जाएगा, सब सीखेंगे। अभी केवल पॉइंट वाइज चल रहे हैं हम लोग आगे कॉन्सेप्ट में। तो ये क्या है? अनुस्वार। और जो ये लिखे गए हैं इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? विसर्ग। क्या कहा जाएगा दोस्तों? विसर्ग कहा जाएगा। तो देखिए अभी अम और हा को मैंने बाहर निकाला, इन्हें क्या कहा गया है, इनकी बात की। क्वेश्चन आया है कि अम और हा क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अम और हा अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अयोगवाह कहलाते हैं। ये उसका शब्दावली है अयोगवाह। अब क्वेश्चन का अयोगवाह कैसे समझ में आएगा? तो देखिए अ मतलब होता है नहीं, योग मतलब होता है जुड़ाव, और वहां मतलब चलने वाला, मतलब जिसका किसी से कोई जुड़ाव नहीं होता, जो किसी के साथ नहीं चलता, वो क्या कहलाता है जी? अयोगवाह। और इसको कहा जाता है क्या? कि जिसका जाति योग, जिसका जाति योग ना तो स्वरों के साथ होता है, जिसका जाति योग ना तो स्वरों के साथ होता है और ना ही व्यंजनों के साथ होता है। क्या बोला दोस्तों? जिसका जाति योग ना तो स्वरों के साथ होता है और ना ही व्यंजनों के साथ होता है। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अयोगवाह कहलाते हैं। जिनका जुड़ाव, जिनका चलना इन दोनों के साथ नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं।
व्यापक में और क्या क्वेश्चन बना था दोस्तों, इसके अंदर ये बना था कि अम और आहा के अंदर कौन सा व्यंजन छुपा हुआ, तो बोलिए अम, और अम के अंदर क्या छुपा है दोस्तों, म, मतलब इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, म छुपा हुआ है। अगर ऐसी में बात करूं हाँ की, तो इसके अंदर क्या छुपा हुआ है दोस्तों, हाँ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, हाँ। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई भी आंसर इसका दे सकता था। 10 में से 10 बच्चे इसका आंसर फेयरली दे सकते थे कि अम में कौन सा व्यंजन छुपा है, म, और हाँ में कौन सा छुपा है, हा। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें, क्या अयोगवाह के लिए और कोई कंडीशन हो सकती है क्या, क्या अयोगवाह के लिए कोई और कंडीशन हो सकती है क्या, तो सुनिएगा ध्यान से। यहां पर इनका प्रयोग, किनका प्रयोग थी, अयोगवाह का प्रयोग, इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है। किसके साथ होता है दोस्तों, स्वरों के साथ होता है। व्यंजन के साथ इनका प्रयोग नहीं होता, व्यंजन के साथ इनका प्रयोग नहीं होता। इससे क्या समझ में आता है कि इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है, व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। तो समझिए यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं आपके सामने, अतः, दुख, क्रमशः, क्या लगा हुआ ये, विषय। ध्यान से देखिएगा क्या लगा हुआ ये, विषय। दोस्तों अगर देखोगे तो यहां पर लिखा है अ, और ये क्या लिखा है, तह। क्या लिखा है ये, तह। अगर इसको तोड़ोगे तो यहां से निकलेगा त, और इधर क्या आ जाएगा, अ। इसका मतलब किसके साथ यूज हो रहा है, दिख तो किसके साथ रहा है, व्यंजन के साथ। किसके साथ दिख रहा है दोस्तों, व्यंजन के साथ, लेकिन एक्चुअल में हिडन है किसके साथ, स्वरों के साथ। आइए यहां की बात करते हैं, दुख। ये दु को जरा अलग करिए, द प्लस उ, और ये लगा है विषय। एक्चुअल में किसके साथ हो रहा है, स्वर के साथ। दिख क्या रहा है, विषय के साथ। आइए यहाँ इस स को उठा लीजिए और बाहर रख लीजिए। ये क्या बोल रहा है, इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है, व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन लोगों को देखने में क्या लग रहा है, ये तो स्व्यंजन होता है और व्यंजन के बाद इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी बात को ध्यान रखिए कि इनका प्रयोग स्वरों के साथ कैसे है। तो लीजिए इसको डिवाइड करिए, स, अ, और ये देखिए एक्चुअल में लिखा क्या है, ये एक्चुअल में ऐसे ही लिखा है। तो आपने देख लिया, इस बात को प्रूफ हो गया कि इनका प्रयोग किसके साथ होता है, केवल स्वरों के साथ होता है, व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। अगली बात देखिए इन्हीं के ऊपर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके लिए, देखिए जरा। तो बताइए स्वर, अयोगवाह जो स्वर है या व्यंजन है, सर आपने तो पहले बता दिया कि ये तो ना स्वर है और ये तो व्यंजन है, लेकिन फिर भी स्वर है और फिर भी व्यंजन है। ऐसा मैं बोल रहा हूं कि मैंने कहा ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है, फिर भी स्वर है और व्यंजन है। कैसे, जरा देखिए यहां पर ये लिखा है दोस्तों आ, और ये लिखा है आ। अगर इसको तोड़ेंगे तो आ, और ये हो गया आ। क्या ध्यान से देखिए, इसको आधा क्यों लिखा, क्योंकि आगे वो नहीं है, उसके साथ देखिए आम। ये क्या है, स्वर, ये क्या है, व्यंजन, ये क्या है, स्वर, ये क्या है, व्यंजन। तो ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, ना ये दोनों स्वर है ना व्यंजन है, फिर भी स्वर है फिर भी व्यंजन है, फिर भी स्वर है फिर भी व्यंजन है। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, सीधा अयोगवाह के आज तक का यही क्वेश्चन आया है कि अंग को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, आहा को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। अंग और आहा दोनों एक साथ आ जाए इस युग में क्या कहलाता है, अयोगवाह कहलाता है। मतलब अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो उसमें 4 ऑप्शन में ये आपको ऑप्शन आ सकता है कि जिसका जाति योग ना तो स्वरों के साथ होता है ना ही व्यंजनों के साथ होता है, क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। लेकिन अगर प्रयोग की बात की जाए तो इनका प्रयोग किसके बाद कर सकते हैं, मतलब कहां उसका यूज किया जा सकता है, उनकी बात की जा रही है। ये परमानेंट होते, परमानेंट की बात हो रही है कि यहाँ पर परमानेंट वो दोनों के साथ नहीं रहते, लेकिन अगर कभी यूज करना रहा तो कहाँ यूज कर सकते हैं, तो वो आपको समझ में आएगी केवल कहाँ यूज कर सकते हैं, स्वरों के साथ, व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। इसी लाइन के अंदर अभी भी कुछ क्वेश्चन छुपा हुआ है दोस्तों, बात करते हैं इस की। क्या क्वेश्चन आया था दोस्तों एसआई के अंदर, ये देखिए यहाँ पर लिख के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पूछा गया था कि वर्णमाला में
स्वरों में वो कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण व्यंजन के रूप में होता है? किसके रूप में होता है? व्यंजन के रूप में होता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आप जब अ, आ, ई, उ, री जब बोलते हो तो आपके मुख से क्या निकलता है? री निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? मतलब र प्लस क्या निकलता है? ई निकलता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या चल रहा है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि री एकमात्र ऐसा स्वर है, री एकमात्र ऐसा स्वर है, री एकमात्र ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण व्यंजन के जैसे होता है। किसके जैसे होता है दोस्तों? व्यंजन के जैसे होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला जब संविदा का एग्जाम हुआ था उसी में ये पूछ लिया गया था कि री किससे मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों? री किससे मिलकर बना हुआ है? ये मैंने आपके सामने लिख दिया था ऑलरेडी। तो सबसे पहले अगर इसका किसी को सही उच्चारण करना आएगा तो वो री का उच्चारण अगर सही करेगा तो बता पाएगा कि री किससे बना है? र प्लस छोटी री से। बात समझ में आ रही है क्या? तो री कैसे बनेगा? र प्लस। ये यहाँ का फैक्टर है। अभी भी कुछ पॉइंट ऐसे जो छुपे हुए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। तो समझ में आया? अभी तक हमने क्या बात की? सबसे पहले इसको सीखा कि कैसे इसको उच्चारण किया जाता है, कब 11 होगा, कब 10 होगा, कब 13 होगा, तीनों सही हैं, कब तीनों एक साथ आ गए तो आंसर कौन सा होगा, मूल भाषा में होगा तो कौन सा होगा, ये आपने देखा। फिर आपने अम और आहार को यहाँ से हटाया और लिखा कि ये क्या कहलाते हैं, तो आपने लिखा दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? अयुग्धा कहलाते हैं। अच्छा क्यों कहलाते हैं? तो उस शब्द में सब कुछ छुपा है। हाँ मतलब होता है नहीं, योग मतलब होता है जुड़ाव, वहां मतलब होता है चलने वाला, मतलब जो किसी के साथ नहीं चलता, जिसका किसी के साथ जुड़ाव नहीं होता। तो दोस्तों किसके साथ? तो वर्णमाला में केवल दो ही तो वर्ण होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो जिसका जातीय योग ना तो स्वरों के साथ होता है और ना ही व्यंजनों के साथ होता है, अयुग्धा कहलाते हैं। फिर आपने बोला कि साहब हम में कौन सा व्यंजन छुपा है? तो बोलते ही समझ में आ गया कि म छुपा है और हमें कौन सा छुपा है? ह छुपा है। अगर ऐसे हम बात करें कि और क्या क्वेश्चन हो सकता था कि इनका यूज कहाँ किया जा सकता है और कहाँ नहीं किया जा सकता, तो इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ किया जा सकता है, व्यंजन के साथ इनका प्रयोग नहीं होता। फिर मैंने कहा था कि री जो बोल रहे हैं री, इसको पता होना चाहिए एक्चुअल कि जब आप री बोलते हैं तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है पूछा गया था कि कैसे एक ऐसा स्वर बताइए वर्णमाला के अंदर जिसका उच्चारण स्वरों के जैसा नहीं बल्कि व्यंजन के रूप में होता है, व्यंजन के जैसे होता है। तो आप उच्चारण करके देखिए तो आप री उच्चारण करते हो। क्या उच्चारण करते हो? री। तो हमने लिखा है री एकमात्र ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण व्यंजन के जैसे होता है। आई बात समझ दोस्तों? इसका मतलब अब अगला क्वेश्चन जो संविदा में आया था वो इसी पर आया था कि री किसके युग्म से बना है? तो री बना है र प्लस। ठीक है, मेरी बात समझ में आती है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसी लाइन पर अभी इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों, आप बाद में सीख रहे हैं, स्वरों का वर्गीकरण इसके बाद सीखने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि जब पूरी लाइन में बहुत कुछ क्वेश्चन पहले से रखे हुए हैं और जो बेसिक है उसको आप नहीं सीखेंगे और क्वेश्चन वाइज क्यों पढ़े? तो उसी लाइन को हम इसलिए बार बार देख रहे हैं, उस पर हम विचार कर रहे हैं। देखिए इसी पर अभी डिस्कशन चलने वाला है। ये अयुग्धा को मैंने हटा दिया वहां से, देखिए अब दोस्तों यहां पर देखिए कितने टोटल 11 लिखे हैं। अब जब री की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? री की। किसको उच्चारण सही होना चाहिए नहीं होना चाहिए? री। इसका उच्चारण कैसे होना चाहिए? देखिए यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज तक आप पढ़ते कई बार बोलने में जो भी लोग देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो एग्जाम ही देने के लिए देख रहे हैं, हिंदी को सीखा जा सकता है, उनको समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है? ग्रह। क्या बोला जी? ग्रह। और ये है गृह। क्या है ये? गृह। अंतर है दोस्तों, ये ग्रह देखिए ऊपर, ये ग्रह मतलब घर। एक जमीन पर है ग्रह, घर की बात कर रहे हैं, एक आसमान में है ग्रह, उसकी बात कर रहे हैं। तो कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया ना दोस्तों? जमीन आसमान का फर्क हो गया ना। मतलब ये क्या है? ग्रह है और ये क्या है? री का निशान है। एक्चुअल में जो री होता है उसका साइन कैसे होता है? ऐसे होता है। बात समझ में आई? तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक बार दोस्तों इसका उच्चारण करके बताइए, जब मैं ऐसे लिख रहा हूं बिल्कुल ऐसे क्लियर, तो ये होगा कृष्णा। क्या होगा ये? कृष्णा। कृष्णा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कृष्णा नहीं है। क्या ये? कृष्णा।
क्या है जी? कृष्णा। अगर आप कृष्ण बोल रहे हो तो जब आप बोलते हो कृष्ण, किसकी पूजा करने गए तो बोले कृष्ण की पूजा करने गए, तो एक्चुअल में आप भगवान का नाम नहीं लेते हो, कृष्ण बोलते हो। जब आपसे पूछते हैं किसकी पूजा करने गए, कृष्ण की। किसकी पूजा करने गए? कृष्ण की। तब ये, और ये एक्चुअल में आपको वाक्य शुद्धि, सॉरी आपको वर्तनी शुद्धि में भी काम आएगा कि कृष्ण ये होता है कि ये होता है। तो समझ में आया री का साइन कैसे होता है? ऐसे होता है। बिल्कुल क्लियर है। और री किससे मिलकर बना होता है? र प्लस छोटी। यहाँ इतनी सारी चीजें थी। अब हम करेंगे दोस्तों वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, उसके आधार पर स्वर को पढ़ते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं अलग अलग जगह पर, बुंदेलखंडी में, बघेलखंडी में, जहाँ बचपन से पढ़ते आए, अलग अलग तरीका हो जाता है उनका पढ़ने का। अनार का, आम का। दोस्तों ये अनार आम नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये अनार है, अगर ये अनार है तो फिर ये क्या है? ये तो फिर क्या हो जाएगा? अगर इसको आप अनार बोल रहे हैं तो फिर ये नार अगेन जुड़ गया। आपको अगर अनार बोल रहे हैं तो अनार नार, ये है क्या? दोस्तों जब बचपन में आप उठते तो सिर्फ आपको याद हो जाए, सिर्फ इसलिए आपको ऐसा बोला जाता है कि अनार का, आम का। लेकिन अब वो समय नहीं रह गया कि आप अनार से पढ़ो, आम से पढ़ो। आपको इसको पढ़ना भी आना चाहिए और ये भी पढ़ना आना चाहिए कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। एक बार वापस से लास्ट टाइम बता देता हूँ, उसको देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ आओ। बात समझ में आई कि एक में कम समय लगा, मैंने कितने अच्छे से हाथ चला के दिखाया आपको कि आप उसको फील कर सकते हैं। स्वरों को रटना नहीं है, फील करके देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इस पर्टिकुलर हाथ को चला के देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।